वाई एग्रीटेक और कैसे आपकी एंट्री हुई इसमें? वो अंदाज़ा होता था कि हमारी ज़राअत के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो मैंने वैसे ही इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है दुनिया में ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए। तो मेरी तो आँखें फट गईं, दिमाग खुल गया, जिसे कहते हैं एक देयर वाज अ रीबर्थ। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसमें जेनेटिक बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग, IoT, ड्रोन्स, ब्लॉकचेन, जो भी आप दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी उठा के देखते हैं वो ज़राअत में आजकल इस्तेमाल हो रही है। 19वीं सदी में हमारी ज़राअत फंसी हुई है। तो मेरे लिए वो एक तरह समझ लें एक मिशन बन गया कि ज़राअत में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए। मैं आपको कुछ दादो शुमार बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान के वाकई इतने बुरे हालात हैं। ज़राअत जो है वो पाकिस्तान में मुनाफा बख्श नहीं। Farmers are the real entrepreneurs. Every season they put their money on the line. पाकिस्तानियों की आदत है we sleepwalk into disaster. Downstream issue हमारी जो एग्री लॉजिस्टिक्स हैं they are pathetic. आपने बिल्कुल कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया। एक तो पानी जो है 95% कम इस्तेमाल होता है ये हाइड्रोपोनिक्स में। दूसरा ये है कि आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो इस्तेमाल होती है बिकॉज इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अगर हम अपना पेस्टिसाइड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर। ओवरऑल गवर्नमेंट का भी फोकस ज़्यादा हो रहा है कि अपनी एग्रीकल्चर पे हम लोग उसको बेहतर करें। आपने गवर्नमेंट का नाम ना लिया क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट से बहुत उनके इनिशिएटिव से बहुत मायूस हूँ। ये करना है प्राइवेट सेक्टर ने। ये अगर वो गवर्नमेंट कर सकती होती या उनमें इतनी विल होती तो वो ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत पहले हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में खुशामदीद। आज की जो एपिसोड है उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे AI और टेक्नोलॉजी का ज़राअत में क्या रोल है, पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और कहाँ पे हमारे पास मौके मौजूद हैं कि हम AI और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी ज़राअत के शोबे को बढ़ा सकते हैं। तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। उनका एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। फातिमा ग्रुप के साथ भी वो अटैच रहे हैं। इसके बाद PTCL जैसा इदारा हो गया और टेलीकॉम इदारे वारिद हो गया और इसके अलावा बेशतर इदारों में वो काम कर चुके हैं और हाल ही में इन्होंने कॉनकेव एग्री को भी ज्वाइन किया है। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को, डॉक्टर फवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। शुक्रिया मुझे एग्रीकास्ट में बुलाने का। नहीं डॉक्टर साहब, यूर वेलकम। बल्कि हम तो काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि ये वाला एंगल भी लोगों को नज़र आए। हम ज़राअत की बाकी बातें तो कहते रहते हैं कि इसमें ये मसला हो गया, ये इशू हो गया, ये फसल ऐसी चल रही है, लेकिन ये जो IT और टेक्नोलॉजी का रोल है ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इस टाइम इस पे बात चल रही है जब से ये क्लाइमेट के चेंजेस आए हैं। तो उसी से सिलसिले में आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एग्रीटेक में कैसे आपकी एंट्री हुई? मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ और भी हैं, लाइक इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो वाई एग्रीटेक और कैसे आपकी एंट्री हुई इसमें? ये देखें, आई थिंक इट वाज अ वेरी हैप्पी एक्सीडेंट। ये कोई प्लान्ड मूव नहीं थी। मैं 2013 में आई जॉइंड फातिमा ग्रुप एज द ग्रुप CIO। तो वो बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो थी कि आप उनके जो IT सिस्टम्स हैं और जो IT एप्लीकेशंस हैं उनको आप चलाएं और ऑटोमेशन लाएं। बट जब मैं वहाँ जो लोग डायरेक्टली ज़राअत के साथ मुंसलिक थे, वो टेक्निकल सेल्स ऑफिसर और उनकी मार्केटिंग की टीम, उनके साथ मेरी बात होती थी तो वो अंदाज़ा होता था कि हमारी ज़राअत के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो मैंने वैसे ही इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है और दुनिया में
ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए। तो मेरी तो आँखें फट गईं, दिमाग खुल गया, जिसे कहते हैं एक देयर वाज़ अ रीबर्थ। मतलब कि वो द होराइज़न ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज़ सो वास्ट। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हम जब हमारे दिमाग में जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो वो जो एक मेंटल पिक्चर आती है वो एक रूरल बैकवाटर की वो आती है, ठीक है। लेकिन देखें, जो ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसमें जेनेटिक्स, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग, आईओटी, ड्रोन्स, ब्लॉकचेन, जो भी आप दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी उठा के देखते हैं वो ज़राअत में आजकल इस्तेमाल हो रही है। तो ये मेरे लिए तो एक, खैर उस ज़माने में शायद ब्लॉकचेन नहीं थी, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन का ज़राअत में इस्तेमाल अभी शायद शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बाकी वो ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे थे। वो मैंने कुछ वाइट पेपर्स पढ़े कि अफ्रीका में ट्रैक्टर्स को किस तरह ऊबराइज़ किया गया है, फार्म मशीनरी को ऊबराइज़ किया गया। तो मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा यार हम तो यहाँ 20वीं सदी क्या, हम वही घिसी-पिटी प्रैक्टिसेस को लेके चल रहे हैं। 19वीं सदी में हमारी ज़राअत फंसी हुई है। तो मेरे लिए वो एक तरह समझ लें एक मिशन बन गया कि ज़राअत में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर की जाए। मैं आगे चल के मैं आपको कुछ अदाद व शुमार बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान के वाकई इतने बुरे हालात हैं और हम क्यों अभी तक फंसे हुए हैं। ये बेसिकली हम 19वीं सदी में फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है वो इतना बैकवर्ड है पाकिस्तान में। देयर आर आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, देयर आर सम प्रोग्रेसिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत कम क्वांटिटी, वो बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपसे मालूम करेंगे। आपके ख्याल में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर के सबसे मेजर चैलेंजेस कौन से हैं, सबसे मेजर इश्यूज कौन से हैं? तो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो कुछ नहीं हैं, वो बेशुमार हैं, लेकिन शायद वो सारे मैं ओवर ऑन द टॉप माय हेड मैं रिकॉल ना कर सकूं, तो जो कुछ का मैं ज़िक्र करूंगा। सबसे पहले देखें, ज़राअत जो है वो पाकिस्तान में मुनाफा बख्श नहीं है, ठीक है। मैं ये क्यों कहता हूँ, वो इसलिए मुनाफा बख्श नहीं है कि आपकी जो लेबर फोर्स है वो उसका 38.5% ज़राअत के साथ मुंसलिक है, ठीक है। लेकिन ज़राअत जो है आपके जीडीपी में सिर्फ 22% उसका कंट्रीब्यूशन है। तो 38% ऑफ द लेबर फोर्स इज़ कंट्रीब्यूटिंग 22%। नहीं तो वो बहुत ही एग्जैक्टली तो 50 के करीब होना चाहिए था इसको। देखें अच्छा, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो कि उनकी मैसिव एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ ज़राअत जो है वो 1 से 2% है उनका जीडीपी का, ठीक है ना। और वहाँ लोग भी बहुत कम इस ज़राअत में काम करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी पे वो ज़्यादा इन्हिसार है। अच्छा, पाकिस्तान में देखें, जो अगर मैं जब ज़राअत के बारे में सोचता हूँ पाकिस्तान में, तो मैं उसको 3 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। एक मैं कहता हूँ अपस्ट्रीम फेज़, प्रोडक्शन फेज़, और फिर डाउनस्ट्रीम फेज़। तो जैसे हम बात करते जाएंगे तो मैं इनके बारे में आपको और बताऊंगा। तो अगर हम अपस्ट्रीम
फेज़ की बात करें तो इसमें आ जाती हैं इनपुट्स, ये फर्टिलाइज़र हो गया आपका, पेस्टिसाइड्स हो गए, बीज हो गया। एक तो ये वाली इनपुट्स, फिज़िकल इनपुट्स, फिर आपकी फाइनेंशियल इनपुट्स, और क्रेडिट, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर से हो या फॉर्मल सेक्टर से हो। फिर अब क्रॉप इंश्योरेंस का भी वो चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अपस्ट्रीम पे आ जाती। फिर आप आएँ, अच्छा इसमें अपस्ट्रीम में क्या इश्यूज़ हैं? देखें, आप अगर जाएं और आप रैंडम किसी दुकान से बीज लें तो वो बीज जो है उसमें एडल्ट्रेशन होगी, वो असली बीज नहीं होगा, वो 2 नंबर 3 नंबर बीज होगा। ऐसा ही है, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा मार्केट और ये एक ह्यूज इशू है। और ये सिर्फ बीज नहीं, वो फर्टिलाइज़र में भी यह प्रॉब्लम है, और ये जो अद्वियात हैं इनमें भी यही अक्सर मिक्सिंग करके खुले में बेच रहे हैं, हालांकि कानूनी तौर पे ये जी बिल्कुल। लेकिन जो आपके दही इलाके हैं उनमें रूल ऑफ लॉ वो शहरों में नहीं है, तो आप वो दही इलाकों की तो फिर वो दूर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इससे होता क्या है कि पैदावार सही नहीं होती, ज़मीन जो है उसका नुकसान होता है, और जो आपके किसान हैं उनको फिर उनकी वो जब सही पैदावार नहीं मिलती सही से, उनको वो उनकी इनकम नहीं होती। और मेरे नज़दीक फार्मर्स आर रियल हीरोज़। अगर आप सोचें तो आजकल ये बड़ा वो है बज़वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये farmers are the real entrepreneurs. Every season they put their money on the line. ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो अपनी पैसे भी उसने लगाए, उसने मेहनत भी की, और वक्त भी लगा, और वक्त और मेहनत, और जब प्रोड्यूस नहीं आई। ठीक, अच्छा, अब ये तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो फार्म साइज़ हैं वो छोटे होते चले जा रहे हैं। देखें, जो एक प्रॉपर एग्रीकल्चर सेंसस पाकिस्तान में पहली दफ़ा 1972 में हुआ था, तो उस वक़्त जो एवरेज फार्म साइज़ था वो कोई 12.5 एकड़ था। अच्छा, तो बतदरीज हर सेंसस में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो एवरेज फार्म साइज़ है पाकिस्तान का वो छोटा होता गया, और जो आखिरी जो सेंसस हुआ था 2010 में, उसमें जो एवरेज फार्म साइज़ था वो 5 एकड़ से कम हो गया था। 5 एकड़। अच्छा, और ये एवरेज जो है ये ऑल ओवर द कंट्री है। आप कुछ प्रोविंसेस, केपी में तो और भी वो छोटे फार्म्स हैं। अच्छा, अब अलमिया ये है कि हमारे जो बैंक हैं, जो फॉर्मल सेक्टर है, वो 12.5 एकड़ से कम के लैंड ओनर को वो कर्ज़ा, एग्रीकल्चरल ज़रूरी कर्ज़ा नहीं देता। ठीक है, स्टेट बैंक इनकरेज भी करता है कि आप दें, लेकिन वो नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो फिर क्या इसकी, लेकिन किसान को तो पैसा चाहिए वो इनपुट्स ख़रीदने के लिए, तो वो या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, या वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ से वो लेंडिंग क्रेडिट लेते हैं। अच्छा, वो उन दोनों में जो आपका शरह सूद है वो कहीं 60% है, कहीं वो 70-80% है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप खुद अंदाज़ा करें कि बचत ही क्या है? आप अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आजकल
वो जो 25-26% सूद पे आप गाड़ी नहीं खरीद रहे, आपकी ऑटो इंडस्ट्री सारी ठप हो चुकी है बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा सूद उस हाँ, पे। तो आप फिर उनका किसान किसानों से का वो लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, वो उनको जाना पड़ता है। तो ये हो गया और ये एक बहुत बहुत बड़ा मसला है। इसी के साथ रिलेटेड देखें, अब आप आ जाएं, आपने भी सुना होगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मौसम बदल रहा है और वो हर साल जो है वो वो कहते हैं पैटर्न चेंज होता जा रहा है। नहीं, एक तो है ना कि कहते हैं कि दिस इज़ द कोल्डेस्ट ईयर यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ बिकॉज एवरी ईयर विल बी वार्मर देन दिस। तो और इसमें इसका जो है बड़ा अजीब सा साइकिल बनता है कि एक तो क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ज़राअत पे। वो कैसे कि जो सोइंग विंडोज़ हैं, ऑप्टिमम सोइंग विंडोज़, वो शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा ये है कि इस वजह से जो ज़मीन पहले किसी और क्रॉप के लिए सूटेबल थी, सूदमंद थी, अब वो किसी और के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन कई इलाकों से निकलती जा रही है। जी जी। तो ये अच्छा, लेकिन साथ साथ ज़राअत जो है इज़ ऑल्सो अ बिग कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एक, तो अब एक चीज़ आ गई, इसकी आगे हम और बात कर सकते हैं कि वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि अब वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है सारी दुनिया में। अब आप आ जाएं एक्चुअल प्रोडक्शन स्टेज पे। अच्छा, प्रोडक्शन स्टेज पे हमारे पास जो बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में पानी की कोई कदर नहीं है। चाहे आप दही इलाके में हों या शहरी इलाके में हों, आप पानी की कोई कदर नहीं है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त इज़ वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि पानी की जिसमें किल्लत है, लेकिन हम पानी उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाया भी करते अच्छा, हैं। अब इसके ये जो अदाद व शुमार हैं, पाकिस्तान में 95% जो फ्रेश वाटर का विड्रॉल होता है वो ज़राअत में होता है। ठीक है, ये दुनिया में इफ़ नॉट द हाईएस्ट बट अमंग्स द हाईएस्ट। ठीक है, जो औसतन फ्रेश वाटर विड्रॉल है दुनिया में फॉर एग्रीकल्चर, वो कोई 65 से 70% है। यूरोप के कुछ ममालिक हैं जहाँ 30% है। तो अब अंदाज़ा करें कि आप पानी हमारा जो है वो बस वो फ्लड जिसे कहते हैं, फ्लड इरिगेशन हम करते हैं। अच्छा, और ये नहीं है कि वो फ्लड इरिगेशन करने से वो आपकी पैदावार बढ़ेगी या पैदावार की क्वालिटी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ज़्यादा पानी लगाने से पैदावार कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड एक वो मेथड है कि इतनी बोरी आप पर एकड़ आप यूरिया की डालें, इतनी बोरी डैप की डालें, इतनी दफ़ा पानी लगाएं, इतना पानी लगाएं। वो देखें, अभी आपने शायद वीडियो देखा होगा, शारजा जैसी रेतीली ज़मीन में वो गंदम वहाँ काश्त की गई है और वो हरियाली है। तो वहाँ पानी को अगर आप ऑप्टिमली इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतरी हो सकती है। तो इसमें इवन व्हेन यू डू फ्लड इरिगेशन यू नीड टू मॉड्यूलेट द यूज़ ऑफ वाटर। you can't just कि जितना पानी आ रहा है वो लगा दो।
जी बिल्कुल। लेकिन जो ज़्यादा मुयस्सर तरीके हैं वो उसमें खैर पैसा लगता है, वो ड्रिप इरिगेशन है, फिर आपकी वो हैं सेंट्रल पिवट्स हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं, तो वो उससे आप अपना पानी का जो है इस्तेमाल वो कंट्रोल कर सकते हैं। और देखें ये जो ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल होता है वो आपका अगर आप वो दरियाई पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे, बारिशें वैसे ही आपको पता है ये दिसंबर का पूरा महीना बारिश नहीं हुई, जनवरी तकरीबन पूरा वो ड्राई गुज़रा, तो आप फिर ट्यूबवेल पे इंहिसार करते हैं। जब ट्यूबवेल से वो वाटर टेबल और कम होता है तो वो ये सारा देयर ऑल लिंक्ड। और देयर आर रिपोर्ट्स कि अगर हम पानी का इस्तेमाल कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा वही हाल होगा जो केप टाउन में वो कुछ अर्सा पहले हुआ था, वो पानी की राशनिंग शुरू हो गई थी। तो वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन। हम वो पाकिस्तानियों की आदत है, वी स्लीप वॉक इनटू डिज़ास्टर्स, जब तक वो सर पे ना आ जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोडक्शन में मैं इसमें थोड़ा सा और वक्त लगाऊंगा। देखें जो इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है यील्ड पे, पैदावार पे। तो सिर्फ मैं टमाटर का वो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में जो औसत पैदावार है टमाटर की वो है 9 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। ठीक है, बज़ाहिर बहुत लगती है, ह्यूज नंबर। इंडिया में वो है 25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर औसतन। चीन में 60 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये कितना गैप है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त टमाटर काश्त होता है फार्मर बेच नहीं पाता, उसको दाम नहीं मिलते। आपने भी वीडियोस देखे होंगे कि वो जो हैं वो सड़क के किनारे वो टमाटर रुल रहे हैं, या वो नहरों में टमाटर फेंक दिए। वो यूट्यूब पे वीडियोस ये मौजूद हैं। उसी के कुछ महीने बाद आप इस्लामाबाद में कोसार मार्केट में जाएं, आपको 350 रुपये फ़ी किलो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हर कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आता है जिसमें टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं कि तो देखें ये दिस लीड्स टू ए डाउनस्ट्रीम इशू कि हमारी जो एग्री लॉजिस्टिक्स हैं दे आर पैथेटिक, लिटरली पैथेटिक। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना $5 बिलियन का ये फूड वेस्टेज होती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जिसे कहते हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। ये वो मुल्क है जो डॉलर के लिए तरस रहा है, और हम इंपोर्ट करते हैं फूड आइटम्स, और फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर में 40% लॉसेस हैं, और ये जो हैं ग्रेन और सीरियल सेक्टर है इसमें कोई 15 से 20% लॉसेस हैं। तो अभी मैं 2 दिन पहले मैं बूरेवाला गया था, तो रास्ते में मुझे एक वो सरकारी गोदाम मुझे नज़र आया जिसमें गंदम वो स्टोर की जाती है। तो मैंने कान पकड़े कि यार ये यहाँ से जो हम आटा जो हमें आता है वो उसकी गंदम यहाँ स्टोर हुए। तो आप जो प्रोडक्शन स्टेज पे पैदावार बढ़ा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप साथ साथ जो डाउनस्ट्रीम स्टेज है जो जिसमें आप स्टोरेज पे और ट्रांसपोर्टेशन पे आप इन्वेस्ट करें, अच्छी कॉस्ट पे, कि किस तरह से फार्मर्स को अच्छी कॉस्ट मिल सके। जी, तो ये और भी होंगे मेजर इश्यूज अभी शायद मेरे दिमाग में वो, लेकिन ये मुझे हर वक्त जो नहीं डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया है। और इसी के साथ मैं अगर आपसे एक और चीज़ पूछूं कि डॉक्टर साहब इन सब चैलेंजेस को देखते हुए आपके ख़्याल में टेक्नोलॉजी और एआई उसको अगर हम यूज़ करें पाकिस्तान में, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मौके मौजूद हैं, और
कैसे हम इस्तेमाल करके इन चीज़ों को, एआई और टेक्नोलॉजी को, अपनी ज़राअत के शोबे को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस्तेमाल हो रही हैं। मैं देखें, जब मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको दूंगा, सबसे पहले मैं जो ये टमाटर की मैं बात कर रहा था ना, तो टमाटर को अगर हम चीन का मैंने 60 मेट्रिक टन फ़ी हेक्टेयर बताया था ना, हॉलैंड नेदरलैंड्स इस वक्त इट्स द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोड्यूस। अच्छा। छोटा सा मुल्क है, ज़मीन वहाँ है नहीं, वो जिसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग, वो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो वर्टिकल फार्मिंग में जो 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 सिस्टम चलते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, जिसमें वो सॉइल नहीं इस्तेमाल होता, वो पानी जो वही है मीडियम होता है, उसी में ही वो खाद वगैरह सब कुछ। बिल्कुल उसी में न्यूट्रिशन वो फीड की जा रही होती है, और आप वो वर्टिकली वो उसको, तो डॉक्टर साहब, उसकी प्रोड्यूस की क्वालिटी, जैसे कुछ उसका जो फल आता है या उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये तो ज़बरदस्त, इसमें पानी भी कम लग रहा है, हाँ, जगह की बचत हो रही है। उसमें देखें 2-3 चीज़ें, हम मैंने एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो पानी जो है 95% कम इस्तेमाल होता है ये हाइड्रोपोनिक्स में। दूसरा ये है कि आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो इस्तेमाल होती है, बिकॉज इट्स अ कंट्रोल्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली मैं एक पेपर पढ़ रहा था, पाकिस्तान में पिछले 20 साल में पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है वो 1100% बढ़ा है। तो 1100%। तो अब हम आते हैं कि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से तो एक तो ये बात हुई कि आप यू मूव टू हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अपने चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में एनर्जी महंगी है, वो मे बी it is not viable to move to hydroponics right away, but by use of technology, look what people have been able to achieve. देखें, एक तो जो आपको मैं बिल्कुल जो डाउनस्ट्रीम एस्पेक्ट है उसमें आपकी जो लॉजिस्टिक सिस्टम्स दे आर, आप हमारे यहाँ वो जो हैं आपने देखा होगा, वो जो ट्रक जो हैं और वो जिन चीज़ों पे ये प्रोड्यूस आगे पीछे होती है, वो आधी प्रोड्यूस तो वो उधर ही वो फारिग हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी अगर इफ़ यू वांट टू बी कंपेटिटिव। बट मोर देन दैट, उससे पहले जहाँ एआई का आज और इमेज प्रोसेसिंग का बहुत इस्तेमाल होता है कि जब आपकी प्रोड्यूस आती है तो प्रोड्यूस को ग्रेड किया जाता है। तो अभी जो है जो ग्रेडिंग वो लोग पाकिस्तान में तकरीबन हाथ से करते हैं। देयर ग्रेडिंग मशीन्स जो कि आपके कलर ऑफ द प्रोड्यूस की बेसिस पे दे मेक डिसीजंस ऑन कलर एंड अदर फीचर्स, उनकी शेप, द साइज, उसको कैटेगराइज करते हैं। ये ग्रेड ए प्रोड्यूस है, ये जो है ये सिर्फ वो सुपरमार्केट में वो जाएगी। ये ग्रेड बी प्रोड्यूस है, ये भी जाएगी बट दिस विल बी अ लोअर प्राइस। ये ग्रेड सी है, ये कहीं अगर टमाटर है तो शायद ये केचप बनाने में या पूरी बनाने में जाए। तो ये दुनिया में ये काम जो है टेक्नोलॉजी के उससे हो रहा है। अच्छा, अब आप आ जाएं प्रोडक्शन स्टेज पे। प्रोडक्शन स्टेज पे देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो देयर 2 or 3 मेजर थिंग्स। आपने वो किस बीज कितना लगाना है, दैट इज़ मोर और लेस अ गिवन, बट फर्टिलाइज़र कितना लगाना है वो
और कब लगाना है, उसके लिए सबसे पहले तो यू नीड टू नो द सॉइल प्रॉपर्टीज़, जिसकी बेसिस पे आप फैसला करेंगे कौन सा फर्टिलाइज़र कितना लगाना है। तो इस वक्त सॉइल टेस्टिंग इज़ अ बिग इशू। सबसे पहले चीज़ यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग नहीं होती, और सॉइल टेस्टिंग विदाउट द सॉइल टेस्ट वो एक बस एक फार्मूले के तहत आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जिसका इम्पैक्ट है आपके सॉइल हेल्थ पे, जिसका फिर इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट चेंज, बिकॉज आप फिर आगे आप और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, और फर्टिलाइज़र जो हैं ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स, आपकी जो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कोई 30% है, बाकी वो 70% वो एटमॉस्फेयर में जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल द ग्रीन हाउस इमिशंस। अच्छा, फिर जो दूसरी जो बड़ी चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया, पेस्टिसाइड्स। इस वक्त ये होता है कि यार ये बीमारी मुझे नज़र आई है, लगा दो। अच्छा, नाउ एक तो आपको बीमारी जो है वो वक्त से पहले उसकी शिनाख्त करने की ज़रूरत है। देखें, कई बीमारियां, देखें मुख्तलिफ चीज़ें, एक पेस्ट्स है, इंसेक्ट्स है, फंगस है, और जो डिजीज़ हैं, तो कुछ डिजीज़ जो हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन वेदर कंडीशंस, ख़ास तौर पे ये जो फंगाई हैं बारिशों के बाद स्पेशली, वो कि अगर आपका ह्यूमिडिटी इस रेंज में इतने दिन रही और टेम्परेचर इस रेंज में इतने दिन रहा, तो इस डिज़ीज़ की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो those are decisions that can be वक्त से पहले, हाँ, वक्त से पहले कि यार ये डिज़ीज़ अब होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम प्रिवेंटिव मेजर्स रादर देन करेक्टिव मेजर्स। दूसरा, और इसमें तो ये देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड प्लांटिक्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, और वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से वो तस्वीर लें और अपने प्लांट की, वो आपको फ़ौरन बता देता है कि यार ये, और यूजिंग AI, बिकॉज़ उनके पास इतनी ज़्यादा वो इमेजेस हैं जिसकी बेसिस पे वो ये उनके एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया है, वो फ़ौरन आपको बताते हैं कि यार ये इस जो पौधा है इसमें ये बीमारी है और इसके लिए ये दवाई आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने दवाई इस्तेमाल करनी है तो आप क्या वो पूरे फील्ड पे इस्तेमाल करेंगे? अभी तो वो जो है ना बस आप लगा देते हैं वो दवाई। अब पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जो कि ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं स्प्रेइंग के लिए, और वो उससे आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं किस इलाके में, आपके खेत के किस इलाके में आपने स्प्रे करना है और कितना करना है, और वो आपको जो है आपकी टेक्नोलॉजी आपको बता रही है कि यहाँ इतना स्प्रे करें, इस इलाके में करें, क्योंकि बीमारी यहाँ है, इधर नहीं है, यहाँ आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी इलाके में करें। तो वो आपको वो जो है आप दो तरीक़ों से उसका तयन कर सकते हैं। एक आप सैटेलाइट इमेजरी से भी कर सकते हैं, दूसरे आप ड्रोन स्प्रेइंग से पहले आप ड्रोन इमेजरी, वो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी वो आप हासिल कर सकते हैं। वो आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता देता है और कि किस एरिया में प्लांट हेल्थ जो है वो मुतासिर है, वो जो उस वक्त होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशन एक तरह से बड़ा एरिया है, और ये जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बहुत वो ज़रूरी, उसको भी कंट्रोल करेगा, काफ़ी हद तक उसको भी कंट्रोल करेगा। और देखिए आप हम इंपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम चावल काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं, और यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका हमारी मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, लेकिन उन्होंने हर साल वो अपनी कुछ कंडीशंस और टाइट करते हैं। उनकी एक चीज़ है, वो कहलाती है MRL, मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो वो
जो है उनकी जो मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल अलाउड वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम अपना पेस्टिसाइड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर होंगी। अच्छा, ये प्रोडक्शन एरिया में और टेक्नोलॉजी की तो इतने ज़्यादा देखें, आप लेट्स से आप उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते ड्रिप इरिगेशन में, या आप ये हाइड्रोपोनिक में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, आप लेज़र लेवलिंग कर सकते हैं। तो वो आपका खेत बिल्कुल हमवार हो जाता है। तो जब आप वो पानी जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो वो किसी एक इलाके में ज़्यादा नहीं होता, इक्वली या डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसी दूसरे इलाके में कम नहीं होता, वो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये और फिर आप जो ये रिमोट सेंसिंग से जो है ना, ये रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग, वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ीज़ हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। हो सकता है यहाँ किसी एक इलाके में कम हो, किसी एक इलाके में ठीक हो। तो आपने वो न्यूट्रिएंट जो है वो सिर्फ उसी इलाके में लगाना है जहाँ उसको ज़रूरत। पहले ये चीज़ मुमकिन ही नहीं, ये नहीं थी। ठीक है, तो देखें ये मैं आपको देखें ये एक until about the early 20th century पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल होते थे। तो ये जो आपके प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्लांट्स, इसमें एस्पिरिन जो है वो नेचुरली उसका एक कंपोनेंट होता था, और वो एस्पिरिन जो है वो आपको it acted as an inhibitor of heart disease and certain types of cancer. तो ये अगर आप वो प्लॉट करें कि use of pesticide versus occurrence of the heart disease and certain cancers, तो वो एक ही तरह की वो कर्व है, and it starts around early 20th century. तो देखें, इट मेक्स सेंस टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, बिकॉज हुआ क्या कि ये पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स दे स्टार्टेड किलिंग द नेचुरली अकरिंग एस्पिरिन इन द प्लांट्स। तो खैर टेक्नोलॉजी की और देखें, हम जब अपस्ट्रीम में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा एक जो है कि हम किस तरह प्लान करें कि हमने गंदम कितनी उगानी है, चावल कितने उगाने हैं, कपास कितनी उगानी है। दिस डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली योर लोकल कंडीशंस बट ग्लोबल कंडीशंस। प्राइस ट्रेंड्स क्या हैं, डिमांड ट्रेंड्स क्या हैं, तो उसकी बेसिस पे यू मेक डिसीजंस कि यार हमें इतनी गंदम लगानी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये एक रवायत चलती आ रही है कि एक चीज़ अगर 2-4 लोग एक चीज़ लगा रहे हैं, अगर एक गांव अगर गन्ना लगा रहे तो सारे गन्ने पे आ जाते हैं। तो देखें, हमें ओवर प्रोडक्शन भी किसी की चीज़ का वो सही आंसर नहीं है, क्योंकि फिर उसकी आपको कीमत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और अंडर प्रोडक्शन भी सही नहीं है, तो यू नीड टू फाइंड दोज ऑप्टिमम लेवल्स। और अभी वो ज़्यादा गेस वर्क होता है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स। फिर टेक्नोलॉजी और ये एआई का जो एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है वो मौसम। बिल्कुल। देखें, एक तो वो क्लाइमेट चेंज है, वो तो एक चीज़ चल रही है, लेकिन जो आपको जो डेली का जो वो मौसम है वो फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो फोरकास्ट काफ़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी
पाकिस्तान की फोरकास्ट जो हैं ऑन दी एवरेज वो 70% के लगभग वो उनकी एक्यूरेसी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास वेदर स्टेशंस नहीं हैं। आप अमेरिका में जाएं, हर बिल्डिंग पे इधर उधर दाएं बाएं वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं, और वो जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक ये आपके हो गए वेदर चैनल हो गया, आपके वेदर अंडरग्राउंड हो गया, आपके इवन एक्यू वेदर वगैरह, तो ये इन सारे वेदर स्टेशंस का डेटा वो इकट्ठा करते हैं और वो अपने मॉडल्स में वो डालते हैं और उससे वो फिर फोरकास्ट निकलती है। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई 100-150 से ज़्यादा वेदर स्टेशन जो कि अपना डेटा जो है ये ग्लोबल जो फोरकास्टिंग सर्विसेज हैं उनके साथ वो शेयर कर रहे हैं, इज़ नियरली नॉट इनफ। इंडिया की एक कंपनी है स्काईमेट, उन्होंने इंडिया में 7000 वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं। तो सिर्फ उस कंपनी ने प्राइवेट कंपनी है, उसका मेट डिपार्टमेंट से झगड़ा हर वक्त चल रहा होता है क्योंकि उनकी दे डोंट सी आई टू आई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम और वेदर स्टेशंस लगाएं ताकि ये जो ग्लोबल फोरकास्टिंग कंपनीज़ हैं और इवन हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है, हमारे मेट डिपार्टमेंट के पास कंप्यूट फैसिलिटी है, आई थिंक 25-26 टेराफ्लॉप्स की वो कंप्यूट फैसिलिटी है, वो ये कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डेटा नहीं है। तो जब तक डेटा नहीं होगा तो आप अच्छा इसका फिर और ये जो फोरकास्ट बारिश होनी है नहीं होनी, धूप होनी है नहीं होनी, हीट इंडेक्स क्या होना है, दिस ऑल हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द डेली डिसीजंस अ फार्मर मेक्स। बिल्कुल ऐसा ही कि मैं अपनी दवाई लगाऊं या ना लगाऊं। मैंने अगर दवाई लगा दी और बारिश हो गई तो मेरे जो है वो आप मान लें पर एकड़ कोई 20-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। तो 20-30 का ना हो 10 का हो गया, लेकिन नुकसान तो है। तो ये एक बहुत ज़रूरी वो चीज़ है कि किस वक्त अगर तेज़ हवाएं चलनी हैं तो मैं कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकता हूँ कि किसी तरह के वो वीट जो है उसकी लॉजिंग ना हो या मतलब, और ये सारा फिर फीड इन करता है क्रॉप इंश्योरेंस पे, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है क्रॉप इंश्योरेंस। पाकिस्तान में जो क्रॉप इंश्योरेंस पर ट्रेडिशनल तरीके से चलता है, सबसे पहले गवर्नमेंट अगर आपने वो इंश्योरेंस का वो पे बैक आपको पे आउट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले द गवर्नमेंट हैज़ टू डिक्लेयर एन एरिया डिज़ास्टर हिट एरिया। वो उसकी भी कोई कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस होंगी तो ये एरिया डिज़ास्टर फॉल करेगा। जब डिज़ास्टर हिट हो गया तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पे बैक। अच्छा, अब आपने जब अप्लाई किया तो वो फिर वो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद फिर वो आपको वो रिपोर्ट बनती है, उसके बेसिस पे फिर आपको पैसे मिलते हैं। ये प्रोसेस में 8-10 महीने गुजर गए। अच्छा, अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो है वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस का। वो ये कहता है सिर्फ अगर आप रजिस्टर आप यू बाय इंश्योरेंस अगेंस्ट सर्टेन पेरिल्स, तो मान लें बारिश के लिए आपने किया, आप टेम्परेचर के लिए भी कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी के लिए भी कर सकते हैं, सबका मिला के भी कर सकते हैं, बट लेट्स हीट इंडेक्स के लिए भी लेट्स से कि आपने सिर्फ बारिश का किया है, तो वो आपको हर स्टेज पे ये जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, ग्रोथ, हार्वेस्ट, हर स्टेज पे वो थ्रेशोल्ड्स डिफ़ाइन करते हैं ऊपर के या नीचे के कि इस
अरसे में क्यूमुलेटिव बारिश जो है वो कितनी हुई, अगर वो थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर गई या कम रही तो देयर इज़ एन ऑटोमेटिक पे आउट टू द फार्मर, कोई सवाल जवाब नहीं होता, वो पे आउट हो जाता है। तो ये इसको इफ़ेक्टिव और मुअस्सर बनाने के लिए हमें और वेदर स्टेशंस होंगे तो एक्यूरेट मौसम हमें बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, अब गवर्नमेंट लेवल पे देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से भी आर्मी के साथ भी मिलके कुछ एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा था, और इसके अलावा ओवरऑल गवर्नमेंट का भी फोकस ज़्यादा हो रहा है कि अपनी एग्रीकल्चर पे हम लोग उसको बेहतर करें, उसको थोड़ा सा उठाएं इस तबके को। तो मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि ये लॉसेस जो हो रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के लॉसेस, फिर ये वेदर की फोरकास्ट की वजह से जो मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो दूर हो जाएं। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि ये आम किसान के लिए एक सवाल है, ये आप सब के लिए ये एक चीज़ है। कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि राइट अवे आज ही एक किसान लेट से हमसे रब्ता कर लेता है, किसान मददगार से रब्ता करता है और वो ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाहता है, तो वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भी एक किसान इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम भी ऑफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान में वी आर नॉट दी ओनली वंस, और भी कंपनीज़ हैं जो कि इस डोमेन में आ गई हैं। देखें, सबसे पहले तो ये रिमोट सेंसिंग, जिससे आपको बहुत जल्दी क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग की वो फैसिलिटी मिल जाती है, नंबर एक। नंबर दो, ड्रोन सर्विसेज, मुतादिद कंपनियां हैं जो कि ये सर्विस ऑफ़र कर रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, फिर ये लेज़र लैंड लेवलिंग इज़ नाउ अवेलेबल। वो आगाही लोगों को करने की ज़रूरत है कि हाँ, इनिशियल उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसका जो जिसे कहते हैं द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप पानी भी कम इस्तेमाल होता है और आपकी पैदावार भी बेहतर होती है। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग हो गया, ड्रोन्स हो गए, ये लेज़र लैंड लेवलिंग हो गई, फिर ये मशीनरी तो बहुत सारी अवेलेबल है। राइस के लिए ट्रांसप्लांटर्स आर अवेलेबल, और अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई है, कुछ सालों से मैंने शुरू में आपको से वो जिक्र किया था कि अफ्रीका में मशीनरी की ऊबराइजेशन हो रही है। तो यहाँ कुछ मशीनरी प्रोवाइडर्स उन्होंने एक फॉर्मल रेंटल सिस्टम शुरू किया हुआ है, राइस ट्रांसप्लांटिंग का, सीडर्स का, वो सुपर सीडर्स, हैप्पी सीडर्स, ट्रैक्टर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी इज़ नाउ अवेलेबल फॉर फार्मर्स, उन किसानों के लिए जो इसको अफोर्ड उस तरह के वो ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो रेंटल पे ये इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी थी कि कॉनकेव एग्री लोन्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, और ये इवन सिर्फ ये वो जो आपने बात की थी कि वो 12 एकड़ या कुछ इससे ज़्यादा का होता तो उसके लिए लोन था, तो मेरे ख्याल से ये इसकी क्वांटिटी कम भी है कि शायद वो 1 लाख तक के कर्जे भी फराहम कर रहे हैं। देखें, वो छोटे कर्जे, देखें हम काम करते हैं कमर्शियल बैंक्स के साथ, और हम माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के साथ भी काम करते हैं। तो जो किसान इंटरेस्टेड होते हैं कर्ज़ा लेने के लिए, हम उनके पहला एक जायज़ा करते हैं कि ये बैंक के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं या नहीं। ठीक है, फिर हम उनको जो है लिंकेज हम बना देते हैं विद द बैंक, वो कमर्शियल बैंक या माइक्रो फाइनेंस बैंक। बाकी वो उनकी जो बकिया जो कंडीशंस हैं उन पे वो पूरा उतरते हैं नहीं उतरते, वो बैंक अपनी फिर जांच पड़ताल वो ख़ुद भी करते हैं। तो सारा मुनहसर हमारे ऊपर नहीं है, हम सिर्फ एक पहला स्टेप करके उनको वो कनेक्ट कर देते हैं, ताकि
उन बेसिकली वो आइडिया ये है कि किसान को बैंक तक की रसाई मुहैया करे। और डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज़ थी कि अब जैसे जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादातर चीज़ें आजकल देखें तो मोबाइल फ़ोन्स में ऐप्स में हो रही होती हैं, ऐप्स आती हैं हर चीज़ के लिए, उससे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और आप फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारा जो ज़राअत का तबका है, जो ज़रूरी शोबा है, वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ पे मुनहसर है। ज़्यादातर लोग हैं वो नहीं इतने पढ़े लिखे, उनको मोबाइल यूज़ करने का उस तरह से तरीक़ाकार का नहीं पता, या टेक्नोलॉजी से इतने फ़ेमिलियर वो लोग नहीं हैं। तो आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे या वैसे भी इन जनरल कि हम किस तरह से उनको ट्रेन करें ताकि वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही क्या जब वो उसको इस्तेमाल ही ना कर सकें? देखें, इसके ये आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये सिर्फ़ ज़राअत नहीं, ये तालीम, आपके सेहत, मुख्तलिफ़ शोबों से इसका ताल्लुक़ है। और ये जो इसको डिजिटल इंक्लूजन का वो नाम वो दिया जाता है। तो देखें, आपने गवर्नमेंट का नाम ना लें, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट से बहुत, उनके इनिशिएटिव से बहुत मायूस हूँ। ये करना है प्राइवेट सेक्टर ने करना है। ये अगर वो गवर्नमेंट कर सकती होती या उनमें इतनी विल होती तो वो ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत पहले हो चुकी होती। हम ये एग्री टैक्स आई क्यों है? देखिए, ज़रूरत ही ना होती है अगर गवर्नमेंट काम कर रही होती। देखिए, गवर्नमेंट का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट मौजूद है। हम एक जो सर्विस एग्री टैक्स पाकिस्तान की प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक डिजिटल एक्सटेंशन की सर्विसेज हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सटेंशन दे आर द लोएस्ट ऑफ द लोज। उनका बजट नहीं है, उनकी कोई पायलट प्रोजेक्ट इधर कर दिया, कोई पायलट प्रोजेक्ट उधर कर दिया, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा। बहुत जो डीजी एक्सटेंशन सर्विसेज कुछ मेरी जिनसे मुलाकात हुई है वो दे वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पीपल, लेकिन इफ़ दे डोंट हैव द बजट्स, वो अगर हाँ वो कोई ग्रांट मिल गया तो वो चीज़ शुरू हो गई, वो ग्रांट ख़त्म हो गया तो देन दे आर लुकिंग फॉर मनी टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। तो देखें, ये प्राइवेट सेक्टर, देखें ये थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा। मैं जब मोबाइल फ़ोन आए थे पाकिस्तान में या दुनिया में आए, ये था कि यार ये दिस इज़ टॉय फॉर द रिच एंड फेमस। आम आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया, मैं परसों में बूरे वाला वो गया हुआ था। तो मैं जब ये फील्ड में जाता हूँ तो मैं तस्वीरें बहुत लेता हूँ। तो वो एक मेरे सामने एक गधा गाड़ी जा रही थी, ठीक है, गधा गाड़ी जा रही थी। कोई वो फैंसी गधा गाड़ी नहीं थी, वो एक आम सी गधा गाड़ी थी। अब वो जो बंदा जो चला रहा था उसने पीछे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल और पूरा वो नंबर, यार मुझे इस नंबर पे आप रब्ता करें, अच्छा ठीक है, तो मेरी सर्विसेज हासिल करने। तो ये एक तो आई थिंक हम शहर में बैठ के ज़रा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मोबाइल का पोटेंशियल क्या है और लोग इसको किस किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, वो भी आई वुड से इट इज़ आवर प्रॉब्लम कि हमने इस तरह की एप्स नहीं बनाई जो कि इतनी वो फ्रेंडली हों कि वो रूरल एरियाज़ में वो इस्तेमाल हों। तो ये आई थिंक इट इज़ द प्रॉब्लम इज़ आवर्स, नॉट द फार्मर्स, ठीक है। तो देखें, बहुत से मुझे वो फार्मर्स मिले हैं, किसान मिले हैं जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि उनको वहाँ जो है मालूमात वो मुयस्सर हैं, मिलती हैं, वो तो वो प्लीज़, आई थिंक इट विल बी अ बिग मिस्टेक इफ़ वी अंडर एस्टिमेट
the capabilities on the, हाँ ये ज़रूर है कि हमें we need to act as the catalyst, we need to maybe push them in the right direction. तो ये I think जो एग्रीटेक्स ये काम करने में सक्सेसफुल होंगी, they will, you know, they will win out in the end. इंशाल्लाह ज़रूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई हमारी। इससे पहले इस चैनल पे इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़, ये एपिसोड हमारी पसंद आई होगी, और आपकी जो भी राय है, आपको जैसे ये वीडियो लगी है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद गुफ्तगू हम अपने चैनल पे लेके आएँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इंशाल्लाह अगली किसी एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।